महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहरा गया है। शिवसेना के विधायक और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे के पार्टी के दर्जनों विधायक के साथ महाराष्ट्र छोड़ने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच रस्साकशी और तेज हो गई है। मंगलवार की सुबह शिंदे ने सूरत में होने की खबर आई थी, लेकिन बुधवार तड़के वह विधायकों के साथ बीजेपी शासित राज्य असम के गुवाहाटी में पहुंच गए। नमस्कार, मैं नितेश कुमार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का भविष्य अब खतरे में दिख रहा है। लोगों के बीच ये बहस तेज हो गई है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। कहा जा रहा है कि 2.5 साल पहले सत्ता का निवाला मुंह से छीनने के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने की बीजेपी की कोशिश अब चरम पर पहुंच गई है। पिछले 2.5 साल के दौरान देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे पर लगातार हमले करते रहे हैं। कभी भ्रष्टाचार के आरोप, तो कभी कोविड के कुप्रबंधन और कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा देकर वे उद्धव का संकट बढ़ाते रहे हैं। बीजेपी की रणनीति की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के साथ चुनाव लड़े थे, बहुमत हासिल किया था। बीजेपी का कहना था कि गठबंधन इस शर्त पर हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन शिवसेना का कहना था कि दोनों पार्टियों के बराबर मंत्री बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री का पद बंटवारा किया जाएगा 2.5 साल के लिए। बीजेपी इससे मुकर गई, लिहाजा उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। तब से देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें लगता ही नहीं है कि वे मुख्यमंत्री नहीं रहे। तब से उन्होंने सत्ता में वापसी की कई कोशिश की है। इनमें से एक कोशिश एनसीपी के अजीत पवार के एक गुट के साथ सरकार बनाने की थी, लेकिन ये सरकार 2-2.5 दिन तक ही चल पाई। इसके बाद उन्होंने कुछ और प्रयास किए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी को महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सरकार अपने आप अंतर्विरोधों से खुद ब खुद गिर जाएगी। लेकिन पार्टी के कुछ विधायकों को लेकर शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ होने के मामले से संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार के खुद ब खुद गिरने का इंतज़ार नहीं कर रही है। ठाकरे सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख बीजेपी अपना रही है। बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित कहते हैं कि इसमें बीजेपी की भूमिका हो सकती है, क्योंकि शिंदे विधायकों को लेकर गुजरात गए हैं, जहां बीजेपी की सरकार है। वहां के बीजेपी के नेता इस मामले पर बोल रहे हैं। इन विधायकों को वहां गुजरात पुलिस का समर्थन मिल रहा है। ये सारी चीज़ें बताती हैं निश्चित तौर पर इसमें बीजेपी की भूमिका है। दीक्षित कहते हैं, लोगों को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि यह शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे के खिलाफ नाराज़गी का नतीजा है। पार्टी के अंदर अंतर्विरोध बढ़ रहा है। साफ है कि बीजेपी काफ़ी सेफ गेम खेल रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार को अस्थिर करने की बीजेपी की तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही है, वरना एक साथ शिवसेना जैसी कार्डर आधारित पार्टी के इतने विधायकों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी इस रणनीति पर काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी ने पिछले 2-2.5 साल के दौरान महाराष्ट्र में अपने ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ 3 पार्टियों से विधायकों को तोड़ना मुश्किल काम था। महाराष्ट्र में 30-35 विधायकों को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 3 पार्टियाँ सरकार में शामिल हैं। बीजेपी अगर ये रणनीति अपनाती तो वह सत्ता के लिए बेचैन दिखती। बीजेपी को अपनी छवि की चिंता थी, इसलिए उसने ये रणनीति छोड़ दी। उसने दूसरी रणनीति अपनाई और वह थी आक्रामकता के साथ सरकार की कमियों को उजागर करना। चाहे कोविड को काबू करने में उद्धव सरकार की कथित नाकामी का मामला हो, या फिर गैस सिलेंडर का सवाल, या रैलियों के जरिए सरकार को घेरना। असेंबली के बाहर और भीतर बीजेपी बेहद आक्रामक रुख अपनाती नजर आई। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डर भी सताता रहा। विश्लेषकों के मुताबिक इस दौरान दूसरी रणनीति के मुताबिक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियों के दौरान एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के खिलाफ छापे की कार्रवाई चलती रही। हर हफ्ते किसी न किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। 2 मंत्रियों को ईडी की कार्रवाई के बाद जेल जाना पड़ा। एक अनिल देशमुख और दूसरे नवाब मलिक थे। इससे शिवसेना के विधायकों में डर बैठने की बात कही जा रही है। उन्हें लगा कि अगला नंबर उनका हो सकता है। एक विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर ईडी, सीबीआई बचाने और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की गुहार लगाई थी। बीजेपी बहुत सधी रणनीति कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति पर वरिष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई
कहते हैं कि बीजेपी बड़ी सावधानी से चाल चल रही है। अजीत पवार गुट के साथ बनी सरकार के 2 दिनों में गिर जाने से उसकी जो किरकिरी हुई थी वैसी स्थिति वो दोबारा नहीं चाहती थी। फिलहाल शिंदे के पास 30 विधायक के होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें दम नहीं लगता। बीजेपी की ये रणनीति रही है कि वह सरकार गिराने वाली पार्टी की तरह न दिखे, लेकिन वह उद्धव ठाकरे सरकार को कमज़ोर करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। देसाई आगे कहते हैं कि बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि यह शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाया है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ये मानी हुई बात है कि बीजेपी अंदर ही अंदर अपना काम कर रही थी। देसाई के मुताबिक पिछले कुछ दिनों फडणवीस ये कहते आ रहे हैं कि गठबंधन के अंदर बीजेपी और शिवसेना के विधायक संतुष्ट नहीं हैं। एकनाथ का अपना गुट है और उद्धव ठाकरे से उनका टकराव भी रहा है। कुछ अरसा पहले उन्होंने ठाकरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन भी किया था, लेकिन बीजेपी शिंदे की नाराज़गी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहती है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने ट्विटर कर शिंदे का स्वागत किया है। राज्यपाल के जरिए भी जोर लगाया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एनसीपी के अजीत पवार गुट के साथ बनाई गई सरकार के 2 दिनों के गिरने के बाद फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ घेरेबंदी शुरू कर दी थी। उनका मकसद था सीधे हमला न करके सरकार को धीरे धीरे बदनाम किया जाए। कोविड के दौरान जब उद्धव ठाकरे लोगों से संवाद कर रहे थे, उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। इससे बीजेपी और सतर्क हो गई और उसने उद्धव ठाकरे सरकार को भ्रष्ट और नकारा साबित करने के लिए जोरदार अभियान चलाया। वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार अदित फडणवीस कहती हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी किसी भी तरह उद्धव ठाकरे सरकार को गिराना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी कोशिशों से नहीं तो कम से कम राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार बर्खास्त कर दिया जाए। इसके लिए राज्यपाल को भी इस्तेमाल किया गया। जब उद्धव ठाकरे को एमएलसी चुनाव जीतकर सदन में आना था तो राज्यपाल भगत सिंह केशयारी ने एमएलसी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने में काफ़ी देर लगाई। आखिरकार उद्धव ठाकरे को पीएम से मिलना पड़ा। इसके बाद राज्यपाल ने एमएलसी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और राज्य का राजनीतिक संकट टला। अदिति फडणवीस का यह भी कहना है कि बीजेपी 1.5 साल के दौरान लगातार अंदर ही अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे मामले से ऐसा लगता है कि अब वह सरकार गिराने के अपने एजेंडे को खुलकर रफ्तार देने में लग गई है। कहा जा सकता है कि बीजेपी एक शानदार षड्यंत्र रच रही है। हम बताते हैं कि कैसे बीजेपी सरकार बना सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के वजह से एक सीट खाली है। शिवसेना के 55, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 और बीजेपी के कुल 106 विधायक हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 और समाजवादी पार्टी के एमआई और प्रहर जनशक्ति के 2 विधायक हैं। एमएनएस, सीपीएम, पीडब्ल्यूपी, स्वाभिमानी पार्टी, राष्ट्रीय समाज प्रकाश जनसूर्य शक्ति पार्टी, क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी के 1 विधायक हैं। 13 निर्दलीय विधायक हैं। बीजेपी की 106 विधायक हैं और पार्टी को बहुमत के लिए 144 विधायकों की ज़रूरत है। अगर एकनाथ शिंदे 37 विधायकों का समर्थन जुटा लेते हैं तो बीजेपी उनकी मदद से सरकार बना सकती है। यह संख्या शिवसेना के विधायकों की संख्या 55 का 2/3 है। ऐसी स्थिति में वह दल विरोधी कानून से बच जाएंगे और उनके गुट को मान्यता मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में वह बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इससे कम विधायक उनके पास हुए तो सारे अयोग्य करार दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि शिंदे के पास 37 विधायकों का समर्थन है या नहीं। इस बारे में फ़िलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। आइए पूरा मामला जानते हैं 2019 में क्या हुआ था। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री किसका होगा इस सवाल पर दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हो गए। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए बातचीत करने लगी। उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने पर सहमति थी, लेकिन बातचीत लंबी खिंच गई और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अपने साथ पार्टी कुछ विधायकों को साथ लेकर तड़के ही राजभवन पहुंच गए।
23 नवंबर की सुबह देवेंद्र फडणवीस को आनन फानन में सीएम पद की शपथ दिला दी गई। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन शरद पवार इस पारिवारिक झगड़े में भारी पड़े और अजीत पवार के साथ गए विधायक एनसीपी में लौट आए। इसके बाद 26 नवंबर को फडणवीस ने विश्वास मत का सामना किए बगैर इस्तीफा दे दिया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी और उद्धव ठाकरे का सीएम बनने का सपना सच हुआ। शुक्रिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसे ही छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस खबर 24 के साथ। शुक्रिया।